Hello students, मैं Aisha Jamal from Geography Department, RDS College मुजफ्फरपुर। ये लेक्चर BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है एंड ये फोर्थ पेपर इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के थर्ड यूनिट का टॉपिक है। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों को इकोनॉमिक ज्योग्राफी का दे दूँ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेसिकली हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि हम पढ़ते हैं मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों के बारे में, कौन सी आर्थिक गतिविधि किन स्थानों में पाई जाती है और उस स्थान के भौतिक वातावरण का उस आर्थिक गतिविधि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। भौतिक वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण है भूमि की संरचना और जलवायु। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट ये दोनों मेजर हैं। नाउ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बहुत बड़ा एलिमेंट है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड रूट्स। ट्रांसपोर्टेशन हम जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण है रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, लेबर को लाने के लिए या मशीन को लाने के लिए, या फिर अगर हमने गुड्स बना दिया है, हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें उसको मार्केट में भेजने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की सहायता चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक बहुत ही सही ट्रेड रूट चाहिए होता है। इसीलिए हम इस लेक्चर में आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताएंगे ट्रेड रूट का, और जो दुनिया के दो बहुत ही अहम ट्रेड रूट्स हैं, सुएज और पनामा कैनाल, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेड की अगर बात करते हैं तो लैंड रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेड के लिए। बट अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं जहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, वो तो जो कंट्रीज जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और इंडिया की बात कर ले अगर, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड पॉसिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओशन और सी रूट की वजह से पॉसिबल है। मतलब कि समुद्री रास्ते के जरिए ही व्यापार संभव है इन दो देशों में। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है और हर एक बंदा इस चीज से प्रभावित है। यहाँ पे हम डेली थाउजेंड्स और मिलियंस टन के गुड्स का, सामान का आवाजाही इन ट्रेड रूट्स पे ऑलमोस्ट हर वक्त होता रहता है। शिपिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ट्रेड का 90% ट्रेड इनके जरिए होता है। तो जो स्पाइसेस, मसाले, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार, लैपटॉप, मोबाइल, जो चीजें हम डेली चीजें यूज करते हैं वो सब इस ट्रेड का पार्ट है। इस ट्रेड रूट ने बहुत सारे कंट्रीज में पॉसिबिलिटी ला दी कि वो आपस में ट्रेड कर सके। तो जो इन सी ट्रेड रूट्स है, इनकी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड ट्रेड में। नाउ जो ओशन और सीज है वो नेचुरल सी रूट्स हैं, बट इनके अलावा बहुत सारे मैन मेड सी रूट्स भी बनाए गए हैं जो कि मैन मेड कैनाल्स के रूप में सामने आए हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे मैन मेड कैनाल्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। मैन मेड कैनाल्स के जरिए हमने शिपिंग रूट को शॉर्ट कर दिया है, सेलिंग टाइम बहुत कम कर दिया है, और जो कॉस्ट होता है वेसल्स को चलाने का वो कॉस्ट भी बहुत काफी हद तक कम हो गया है। इससे क्या हुआ है इससे क्या हुआ है कि कोई भी जो मेजर कमर्शियल एरियाज है वहां पे बहुत जल्दी सर्विस मिल जा रही है शिप्स की, और शिप्स जो है वो दूसरे गुड्स को ले जाने के लिए जल्दी तैयार हो जा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत लंबे रूट से नहीं जाना पड़ रहा है, वो छोटे रूट से जाते हैं और यहाँ का सामान वहां जल्दी ले जाते हैं और फिर वो शिप खाली हो जाता है। नाउ दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट बैच ऑफ गुड। अब वो दूसरे जो सामान के लिए तैयार है, दूसरे सामान को ले जाने के लिए तैयार है, तो शिप्स हमारी खाली जल्दी हो रही हैं, हमारे पास शिप्स को ज्यादा सेल कर पा रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं मैन मेड कैनाल्स के। और ये कैनाल अभी बहुत सारे कैनाल्स बनाए गए वर्ल्ड में, बट द मेजर जो है उसमें पनामा कैनाल और सुएज कैनाल है जो कि ट्रांस अटलांटिक है। मींस जो अटलांटिक ओशन में जो ट्रेड चलता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है।
ना बहुत सारे ट्रेडिंग रूट्स हैं वर्ल्ड में, बट जो मेजर है वो सर्कम इक्वेटोरियल है, मतलब जो इक्वेटर के अराउंड है, और जो मेजर कंट्रीज को कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोपियन कंट्रीज। और इन सब कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए पनामा कनाल और स्विस कनाल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये जो कैनाल्स जो हैं ये वर्ल्ड के मेजर ट्रेड्स को अलाउ करती है, मेजर ट्रेड इनके थ्रू ही चलता है। अब ये आप मैप देखिए, यहाँ पे देखिए पनामा कैनाल जो है वो यहाँ बना हुआ है। हम विस्तार से पढ़ेंगे कौन सा कैनाल कब बना और किस जगह पे बना हुआ है, बट आप पहले मैप में ये समझिए कि इन कैनाल्स को बनने से पहले जो रूट फॉलो किया जाता होगा वो कितना लंबा था। देखिए ये रूट फॉलो किया जाता था पहले कैनाल के बनने से। हम यहाँ से अमेरिका से निकल रहे हैं और पूरे साउथ अमेरिका के टिप में पहुंच के उसको सराउंड करके फिर इस पर्टिकुलर कंट्री में पहुंचते हैं। सिमिलरली अगर यूरोपियन कंट्रीज को एशिया से ट्रेड करना होता या ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड करना होता तो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के थ्रू पार करके हम यहाँ पहुंच के यहाँ से ट्रेड करते। बट हमने जब ये कैनाल बना लिया तब देखिए हमारा जो रूट है वो कितना आसान हो गया है। लेट मी इरेज दिस, को मिटा दें। ये देखिए ये ट्रेड रूट जो अब बना है, ये देखिए कितना शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे भी देखिए आप, हाँ, ये जो रूट है स्विस कनाल के जरिए ये सीधे यहाँ से लेके हम यहाँ पहुंच रहे हैं। समझिए पहले महीनों का जो सफर था वो कुछ घंटों में तय हो रहा है। सच अ मार्वल ऑफ मैन मेड इंटरवेंशन। 17 नवंबर 1869 को स्विस कैनाल ऑपरेशनल हुआ, यानी यातायात के लिए खोला गया। दिस कैनाल इज 120 माइल्स लॉन्ग या अप्रोक्सीमेटली 193 किलोमीटर लंबी ये कैनाल है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनी हुई है। नॉर्थ साइड फ्रॉम पोर्ट सेड टू सदर्न साइड टू पोर्ट तौफीक इन इजिप्ट। ये जो कैनाल है वो इस्थमस ऑफ सुएज पे बना है। अब इस्थमस क्या है ये आपको होमवर्क में पता करिए ये है क्या। ओके, ये कैनाल जो है वो सी लेवल कैनाल है जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। रेड सी रेड सी और कनेक्ट करता है, एंड इट ऑल्सो कनेक्ट्स इवेंचुअली कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू इंडियन ओशन। और ये जो कैनाल है वो अफ्रीका अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। और दिस रूट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज, मतलब एशिया की कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इस रूट के बनने से पहले जो यातायात होता था एशियन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें जो डिस्टेंस फॉलो किया जाता था वो काफी लंबा होता था। मतलब वहां पे शिप्स को पूरे अफ्रीका के जो सदर्न टिप है केप ऑफ गुड होप उसके अराउंड जाके यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचना पड़ता था। और जो ट्रांजिट टाइम था वेसल्स का, ये शिप का जो नंबर ऑफ डेज शिप लगाती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, उसको ट्रांजिट टाइम कहते हैं। वो ट्रांजिट टाइम लगभग 24 दिन का था या क्लोज टू 1 मंथ, बट ये घट के सिर्फ 16 घंटे हो गए थे। तो सोचिए कितना ज्यादा कमी आई थी इस स्विस कैनाल के बनने में डिस्टेंस में। तो शिपिंग या ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई थी, बहुत ज्यादा एनर्जी की बचत हुई, पैसों की बचत हुई, टाइम की बचत हुआ, और जो शिप्स जो थे वो बहुत जल्दी जल्दी अवेलेबल हो गए नेक्स्ट ट्रेड के लिए, नेक्स्ट बैच के लिए। इनफैक्ट ये जो स्वेज कैनाल है ये सब दुनिया के सबसे हेविली यूज शिपिंग लेन है, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है यातायात के लिए। इनफैक्ट 2016 में ऑलमोस्ट 3.9 मिलियन ऑयल बैरल्स का यातायात हुआ। 2017 में 9 लाख टन से भी ज्यादा कार्गो का यातायात हुआ। और जो मेजर कमोडिटीज, जो मेजर चीजें हैं जो यहाँ पे यातायात होती है इस कैनाल के जरिए, वो हैं पेट्रोलियम, कोल, मेटल, वुड, ऑयल सीड्स, सीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। और ये स्विस कैनाल है, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम वहां से स्टार्ट करते हैं जब इजिप्ट ने इस कैनाल को नेशनलाइज किया। नेशनलाइजेशन के पहले इस कैनाल
में 2-3 कंट्रीज का साथ में मैनेजमेंट था। पहले इसका प्रबंधक जो थे वो फ्रेंच और ब्रिटिश कंट्रीज और इजिप्ट के हाथ में था। बट 1956 में इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज किया और इसराइल के शिप्स को इस रूट को यूज करना मना कर दिया गया था। इस वजह से और वहां पे टोल टैक्स वो लेने लगे थे, क्योंकि इजिप्ट को एक डैम बनाना था, असवान डैम, जो कि पहले यूएसए और यूके ने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फंडिंग करेंगे, बट उन्होंने फंडिंग मना कर दी थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस कैनाल में टोल टैक्स लेने लगे। इस वजह से जो कंट्रीज थी जिन्होंने हेल्प किया था उस कैनाल को बनाने में, वो इनरेज हो गए, वो नाराज हो गए, और उन्होंने फ्रांस और ब्रिटिश कंट्रीज ने मिलके इस कैनाल और ने मिलके इजिप्ट पे चढ़ाई कर दी थी। ये वॉर चली थी, बट इजिप्ट ने क्या किया था कि उस स्विस कनाल को बिल्कुल ही बंद कर दिया था और जितने भी शिप्स वहां पे गुजर रहे थे उनको डुबो दिया था। तो ये लड़ाई में शिप्स ना किसी की जीत नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट इजिप्ट और जो फ्रांस थे उनके शिप्स वो उन्होंने जीत तो गए थे, बट उनके वो रूट जो था वो उनके काम का नहीं था। फिर बहुत इजिप्ट में जो था वो सोवियत रशिया का उनका इन्फ्लुएंस था, और सारा काम वो रशिया के थ्रू कर रहे थे, रशिया के हेल्प की वजह से कर रहे थे, और यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन की वजह से, यूनाइटेड नेशन के कोरिजन से ये जो है सीज फायर हुआ, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशनल हुआ। तो लंबी हिस्ट्री है इसकी। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट भी रहा है, क्योंकि ये रूट में यातायात तो होता ही है, बट ये वॉरशिप के लिए भी सबसे छोटा रूट माना गया है। इसकी जो पोजीशन है, जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, ये बहुत यूनिक है, और वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए, वर्ल्ड के पीस के लिए। हाँ, ये जो मैप है ये आपको दिखा रहे हैं कि स्विस कैनाल के पहले क्या डिस्टेंस था और स्विस कैनाल के बनने के बाद क्या डिस्टेंस हुआ। सपोज कीजिए मुंबई से हमारी शिप चल रही है और ये कैनाल नहीं था, तो अगर लंदन जाना होता था तो हमें पूरे अफ्रीका के चक्कर लगाने पड़ते थे, और जो डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट 10,000 नॉटिकल माइल्स था। ये यूनिट है सी डिस्टेंस को नापने का। और स्विस कैनाल के बनने के बाद ये जो डिस्टेंस है वो घट के लगभग 6,000 रह गई थी। सो कितना ज्यादा फायदा हुआ था इस कैनाल के बनने से। ना अब हम जरा एडवांटेजेस की बात करें स्वेज कैनाल की। ये लॉन्गेस्ट कैनाल है वर्ल्ड विदाउट लॉक्स। अब ये लॉक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एक और कैनाल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पनामा कैनाल है। ओके, पनामा कैनाल में 2-3 लॉक्स हैं। अब ये लॉक्स होते हैं एक्चुअली, होता क्या है कि जो पनामा कैनाल स्वेज कैनाल है उसमें जो दो सीज कनेक्ट कर रही है, अरेबिया रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों सी लेवल का जो हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम थी। तो अगर सेम हाइट है तो शिपिंग जो है वो आसान हो जाती है। अगर मान लीजिए इसमें एक भी शिप नीचे है या एक सी नीचे है या एक सी ऊपर है, तो शिपिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ऊपर से नीचे आना तो आसान होता है, बट नीचे से ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए लॉक्स बनाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियली सी लेवल को बराबर किए जाते हैं दोनों साइड के, ताकि शिपिंग उसके थ्रू आसान हो सके। बट इस स्विस कैनाल में जो कंस्ट्रक्शन था इसलिए इसको आसान माना गया था, क्योंकि इसमें जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के जो लेवल्स थे ऑलमोस्ट सेम थे, इसमें कोई लॉक नहीं है। हम लोग को आर्टिफिशियली सी लेवल को बढ़ाना या घटाना नहीं था। ओके, अब इस कैनाल में एक्सीडेंट्स बिल्कुल नील के बराबर होते हैं, और दिन रात नेविगेशन होती है, मतलब यातायात होता है। द कैनाल इज लाइबल टू बी वाइडेंड। अभी जो कैनाल है इसका टाइम टू टाइम अभी तक 2016 तक में इसको वाइड किया गया है या डीप किया गया है, ताकि जो नंबर ऑफ शिप्स है, जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शिप्स इसको अकोमोडेट कर सके हम। यातायात या इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, तो ट्रेडिंग शिप्स जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, वेसल्स की कैपेसिटी और साइज वो भी बढ़ता जा रहा है। तो उस साइज को देखते हुए हमने कैनाल को वाइड भी किया है और डीप भी किया है, ताकि जितनी भी हैवी शिप्स है वो आसानी से इसके थ्रू जा सके। नाउ ये जो मैप है ये लोकेशन बता रहा है स्विस कैनाल का। ये देखिए, ये देखिए, सी दिस इज द कंट्री ऑफ इजिप्ट, एंड ये जो है वो isthmus ऑफ सुएज है, और ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये रेड सी है, और ये है हमारा स्विस कैनाल। ओके, ये एक और मैप शो कर रहा है जो डिफरेंट कंट्रीज है। यहाँ पे पोर्ट सेड यहाँ पे है, यहाँ पे पोर्ट तौफीक है, ये गल्फ ऑफ सुएज है, ये इस्थमस है, सुएज इस्थमस है, गल्फ ऑफ अकाबा है, जॉर्डन है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, सीरिया है। समझिए कितना स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है ये
स्विस कैनाल जिसमें अभी तक क्राइसिस चल रही है। नाउ वी कम टू पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है वो एक आर्टिफिशियल पैसेज वे है जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, और इन दोनों के बीच के जो ट्रांजिट टाइम है उसको उसने रिड्यूस किया है। ये अप्रोक्सीमेटली 50 माइल्स लॉन्ग है और 10 माइल्स वाइड है, और इस कैनाल को ट्रैवल करने में 10 आवर्स लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। अब इस कैनाल को कंप्लीट होने में कंप्लीट 1914 में हुआ था, पर उसके पहले जो शिप्स थी, जो वेसल्स थी, वो अमेरिका की जो सदर्न टिप है केप हॉर्न, उसके अराउंड जाना पड़ता था। तो जो डिस्टेंस था वो लगभग 2000 से लेके 8000 नॉटिकल माइल्स तक बढ़ गया था, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से निकली है शिप, कहाँ तक जाना है उस पर डिपेंड करता था। ये जो आर्टिफिशियल वाटरवे है वो इस्थमस ऑफ पनामा पे बनाया गया है, जो कि ये जो इस्थमस है जो कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन को सेपरेट करता है। ये 77 किलोमीटर लॉन्ग, जैसे मैंने पहले ही कहा था, और ये जो कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट और जो वेस्ट कोस्ट है यूएसए को, उसको सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कनेक्ट करता है या कनेक्ट करता है। It has reduced the journey by up to 15,000 kilometers, मतलब कि 15,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इसने रिड्यूस किया है। सिमिलरली जो वेसल्स, जो शिप्स जो यूरोपियन कंट्रीज या ईस्ट एशिया से आते थे, उनके लिए भी ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रूट के जरिए लगभग 4,000 किलोमीटर के डिस्टेंस कम हुई है। अब ये जो पनामा कैनाल है वो यूएस इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये सबसे मेजर शिपिंग हैंडल करता है, मेजर शिपिंग सपोर्ट करता है। और 2017 में इस कैनाल के थ्रू लगभग इस कैनाल में लगभग 13,500 वेसल्स पार हुए, और 403 मिलियन टन से ज्यादा का कार्गो का यातायात हुआ है। इस पनामा कैनाल में हर साल 14,000 से ज्यादा शिप्स नेविगेट करते हैं, और जो मेजर कमोडिटीज हैं जो इस रूट के जरिए ट्रेडिंग होती है जिनकी, वो है वेजिटेबल ऑयल, फैट्स, कैंड फूड्स या रेफ्रिजरेटेड फूड्स, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लंबर, मशीनरी पार्ट्स एंड ग्रेन्स। ये मैप आपको पनामा कैनाल के बनने के पहले का डिस्टेंस शो कर रहा है और पनामा कैनाल के बनने के बाद का डिस्टेंस शो कर रहा है। सी द डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्ट ऑफ अमेरिका एंड टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका इज ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर्स, बट इस कैनाल के बनने के बाद डिस्टेंस अब 8,000 किलोमीटर रह गया है। नाउ अब ये जो कैनाल है, ये कैनाल पनामा कैनाल है जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन कनेक्ट कर रहा है, मतलब और यानी कैरेबियन सी को, बेसिकली कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है। बट इन दोनों का जो सी लेवल है, जो हाइट है, वो सेम नहीं है जो स्विस कैनाल में था। जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी का जो हाइट था वो सेम था, बट ये जो टेरेन है, जिस टेरेन पे ये कैनाल बना है, उसमें डिस्टेंस दोनों का जो हाइट है वो सेम नहीं है, और इसमें जो शिप्स को है वो ऑलमोस्ट 26 मीटर्स अबव टेरेन जो है 26 मीटर्स हाई है पैसिफिक ओशन का। तो इसलिए इस कैनाल में बहुत जगह जगह लॉक्स बनाए गए हैं, जो कि वाटर लेवल को आर्टिफिशियली इंक्रीज करता है या रेज करता है, ताकि शिप्स का जो है वो शिपिंग आसान हो सके, शिप्स आसानी से नेविगेट कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स है, 3-4 लॉक्स होंगे जो आप अपनी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा जो आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से लॉक्स कहाँ बने हैं। कुछ न्यू लॉक्स हैं, कुछ पुराने लॉक्स हैं, और स्विस कैनाल की तरह ही पनामा कैनाल को भी टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर इसको भी वाइड किया गया है, डीप किया गया है, बहुत से लॉक्स बनाए गए हैं ताकि शिपिंग को अकोमोडेट कर सके। इकोनॉमी बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें शिप्स नेविगेट कर सके और ट्रेड में हेल्प हो सके। Now this map shows the location of Panama Canal. ये देखिए, ये जो है छोटा जो मैप दिख रहा है आपको, let me show you. Yeah. See, this is the Caribbean Sea and this is the Pacific Ocean. ये आपका isthmus है पनामा का, जो कि सेपरेट कर रहा है कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को। यहाँ मैंने आपको हिंट दे दिया है कि isthmus क्या होता है, बट इट इज योर होमवर्क टू व्हाट्सएप मी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ isthmus। आप लोगों का ये होमवर्क है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि isthmus की डेफिनेशन क्या है। आई नो बहुत आसान है, आप गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा, बट कुछ भी आप करिए, ठीक है। अब ये जो isthmus है, यहाँ पे एक कैनाल बनाया गया है जो कि कैरेबियन सी यानी जो अटलांटिक ओशन में है और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। नाउ
दिस इज द बिगर मैप। यहाँ पे देखिए कैरिबियन सी है, ये आपका इस्थमस है पनामा का, यहाँ पैसिफिक ओशन है। इस इस्थमस में हमारा एक लेक गाटून भी है, जो कैनाल है वो लेक के थ्रू होके जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लॉक्स बने हुए हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। सी द ब्लू वंस आर द ओल्ड लॉक्स, और जो थोड़ा सा रेडिश कलर पे है या मस्टर्ड कलर पे वो न्यू लॉक्स है। तो ये जो लॉक्स हैं ये आर्टिफिशियली वाटर को रेज कर रहे हैं, ताकि जो सी लेवल है वो नेविगेशन के लिए तैयार हो जाए, शिपिंग थोड़ी आसान हो जाए। ये एक और पिक्चर है पनामा कैनाल की, जहाँ पे आपको शिपिंग लेन्स दिख रहे हैं और शिप दिख रहे हैं, जो शिप पास हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आगे में लॉक्स होंगे इस साइड या इस साइड। ओके, और 21st सेंचुरी में ट्रेड काफी इंक्रीज हो गया है। ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में ट्रेड काफी हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे ईस्ट में हो रही है। वी नो दैट चाइना मेजर हब है मैन्युफैक्चरिंग का, और वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है। और एशिया में भी वेस्टर्न गुड्स का बहुत डिमांड हो रहा है, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में यातायात बहुत बढ़ गया है। तो इस यातायात के बढ़ने के कारण जो है हमारी शिप्स हैं, जो नंबर ऑफ वेसल्स है वो काफी बढ़ गए हैं। तो नंबर ऑफ वेसल्स बढ़ने के कारण जो दोनों कैनाल्स है या और बाकी जो कैनाल्स है या बाकी जो सी रूट्स है उसमें ट्रैफिक काफी बढ़ गया है। तो इन कैनाल्स को अकोमोडेट करने के लिए, यातायात को आसान करने के लिए, टाइम सेविंग करने के लिए, तो शिप्स की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। हम बड़े बड़े शिप्स बना रहे हैं। बड़े शिप्स बनाने के मतलब है कि हमें उतनी स्पेस चाहिए उसको आसानी से नेविगेट करने के लिए। इस वजह से जो स्विस कैनाल, जो पनामा कैनाल, उसमें डे टू डे या टाइम टू टाइम इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, डीपनिंग हो रही है। तो 2015 में स्विस कैनाल में भी एक पैरेलल चैनल साथ में बनाया गया, पैरेलल कैनाल साथ में बनाया गया, जिसको न्यू स्विस कैनाल के नाम से जाना जाता है। इससे क्या हो गया, जो कैनाल की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। नाउ जो नंबर ऑफ शिप्स जो ट्रांजिट कर रहे हैं उस कैनाल के थ्रू वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो मेकिंग द ट्रेड मच इजियर। एंड सिमिलरली पनामा कैनाल का एक्सपेंशन हुआ है 2016 में लगभग, और उससे भी न्यू लेन उसमें बना गया है, और जो वाटर जो इसकी कैपेसिटी है उसको भी डबल कर दिया है। अब इसके एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ कि शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं जिनको हम TEU से नापते हैं। मींस TEU इज अ 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट है, जो शिप के इंटरनल डायमेंशन को नापता है कि जो शिप है वो आपका कितना फीट वाइड, 20 फीट वाइड है, 8 फीट लॉन्ग है या 8 फीट टॉल है। वो शिप्स उस डायमेंशन को शिप आसानी से उसके थ्रू पार हो सकता है। तो ये आपका स्वेज और पनामा कैनाल के बारे में है, इसके ट्रेडिंग के बारे में है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ जानकारी मिली होगी, एंड आप लोग इसको पढ़िए, एंड आगे भी इस जो मैंने होमवर्क की दिए हैं, जो आपने मैंने कहा है नोट्स करने के लिए, इस पे आप नोट्स बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ परेशानी होगी तो प्लीज मैसेज मी। थैंक यू।